चलिए एक बार फिर से आप सभी साथियों का नमस्कार। और सोशियोलॉजी की इस सेक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। 5th नंबर का लेक्चर होगा शायद आपका ये। तो इस सेक्शन के साथ हम आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, सिलेबस में मेंशन है आपका। वह है आपका सामाजिक अवधारणा के अंतर्गत आप देखेंगे तो वो है ज्वाइंट फैमिली, यानी कि जिसे आप कुटुंब या संयुक्त परिवार के नाम से उसे जानते हैं। तो उसी की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को आज की क्लास में कंप्लीट कर लें। बहरहाल यदि कोई बिंदु रह जाता है तो उसे हम नेक्स्ट सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। तो चलते साथियों सीधा टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। एक चार्ट में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं जिससे कि यह क्लियर हो जाएगा कि हम किस किस चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हेडिंग बनाकर आप लिखिएगा ज्वाइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जिसे आप कुटुंब भी बोलते हैं, कुटुंब, यही आपका होता है ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले इसकी परिभाषा, परिभाषा के उपरांत इसकी विशेषताएं, इसके लाभ और इसकी सीमाएं, यानी कि इसकी हानि। यही प्रारूप आपके बेंच में होता है। इस बिंदु के बारे में हर एस्पेक्ट को आप कवर कर लेते हैं तो आपका उस टॉपिक पर पकड़ मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार यानी कि आपका कुटुंब या ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा, विशेषताएं, लाभ और उसके हानि की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। एक और चीज हम देखेंगे यहीं पर परिभाषा के साथ में, वो हो जाएगा आपका क्या, कुटुंब की अवधारणा है। कुटुंब की अवधारणा क्या होती है तो उसके बारे में भी आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक हेडिंग बना दीजिए परिभाषा के नीचे ही, कुटुंब की अवधारणा। एक शब्द आप कई बार सुने होंगे, कहीं के मुंह से सुने होंगे, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में मौजूद है। हम इसे यथार्थ में बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो जो कुटुंब शब्द उसमें लिखा हुआ वो यहीं से निकला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये परिवार किसका है? वसुदेव का। यह संयुक्त परिवार जिसमें बंधुता है, आपसी भाईचारा है, यानी कि यहाँ पर आप ये बता सकते हैं सहिष्णुता है। सहिष्णुता, टॉलरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा परिवार है, हम ना तो किसी के बारे में गलत बोलते हैं, ना किसी को बुरा लग जाए ऐसी बात बोलते हैं, ना किसी को बोलने देते, आपसी भाईचारे के रूप में रहते हैं। तो ऐसा परिवार है, वसुदेव का ये परिवार है, इसलिए वहीं से अवधारणा लिखी है वसुदेव कुटुंब। तो ये कुटुंब की अवधारणा है। इसमें हम समझेंगे का आखिर कुछ शब्दों को आप आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं कि भारत की संस्कृति प्राचीन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर ही आधारित। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में हम बात करेंगे कि संयुक्त परिवार को किसी समाज शास्त्री ने डिफाइन करने का प्रयास किया है तो उसका नाम का जिक्र करते हुए इसे डिफाइन करें। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है, चाहे आपको अच्छे से डेफिनेशन आती हो और आप एकदम उसमें अच्छे से आपने प्रेजेंट भी कर दिया, लेकिन आपने किसी व्यक्ति का नाम मेंशन करके नहीं किया, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, आधा नंबर आपका वापस गायब हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जब नाम से स्पष्ट होता है तो वहां पर चीजें इतना आसान नहीं होती। वहां पर आपको किसी समाजशास्त्री का समाजशास्त्र से संबंधित है, आर्थिक अर्थशास्त्र से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है, भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफर का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपको चीजें मेंशन करना होती है, तब जाकर कंप्लीट आंसर नंबर आपको मिलते हैं 2 मार्क। क्योंकि 2 मार्क का ही ऐसा सेक्शन है आपका जहां पर पूरे नंबर अर्जित किए जा सकते हैं अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा तो मैंने परिवार का वर्गीकरण पढ़ाया था, और परिवार के वर्गीकरण में एक आधार था आपका, उस आधार में मैंने लिखा था परिवार के वर्गीकरण का आधार के रूप क्या होंगे। ठीक है, परिवार का वर्गीकरण हमने किया था, और इस परिवार के वर्गीकरण में एक आधार था आपका संरचना एवं आकार के आधार पर। क्या था इसका वर्णन? इसको हमने संरचना और आकार के आधार पर परिवार को 2 वर्गों में बांटा था। एक था आपका एकाकी परिवार
यानी कि सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, और दूसरा आपका इसी के संदर्भ में हो जाएगा संयुक्त परिवार। कितनी अच्छी भूमिका आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी आंसर की राइटिंग की शुरुआत करने के लिए, कि संरचना एवं आकार की दृष्टि से संयुक्त परिवार इसी का एक वर्ग होता है, या फिर संयुक्त परिवार संरचना एवं आकार के आधार पर परिवार का एक वर्ग है, या परिवार का संरचना एवं आकार के आधार पर संयुक्त परिवार एक प्रकार है। बता सकते हैं ना आप लोग? तो ये तो हमने बता दिया कि किस कहां से इसको कनेक्ट करना है हमें, तो हमने परिवार से इसको कनेक्ट कर दिया। संयुक्त परिवार संरचना आकार के आधार पर एक क्लासिफिकेशन था। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखते हैं। अब संयुक्त परिवार को डिफाइन करना है, इसी की डेफिनेशन देना है। तो डेफिनेशन तो क्या हो जाती है, किसी व्यक्ति का नाम अगर मेंशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। एक अच्छे व्यक्ति का नाम है जिसका नाम हो जाएगा आरपी देसाई। क्या नाम है? आरपी देसाई। बस इन एक ही व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है यहाँ पर संयुक्त परिवार। आरपी देसाई ने क्या कहा कि जो संयुक्त परिवार है यह एक ऐसा समूह है, संयुक्त परिवार ऐसा समूह है जिसमें तीन या तीन से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ एक छत के नीचे एक छत के नीचे रहते हैं, प्लस एक रसोई का खाना खाते हैं, प्लस नीचे चीजें दिख रही है आपको? एक सेकंड में कैमरा को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, चीजें आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। एक मिनट का चलिए, अब चीज दिखिए आपको। एक रसोई का खाना खाते हैं और साथ में संपत्ति पर सभी का अधिकार। उसी समूह को क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार। इट्स ए वेल डेफिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। इसमें इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? थ्री या मोर देन थ्री जनरेशंस पीपल लिव टुगेदर अंडर सिंगल रूफ एंड शेयरिंग वन किचन फूड्स एंड आल्सो शेयरिंग, या फिर राइट्स होता है उनको पूरी प्रॉपर्टीज का। सभी को, जितने भी मेंबर्स उसमें होंगे सभी को प्रॉपर्टीज पर राइट्स होगा। तो इस प्रकार से आप मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं। संयुक्त परिवार को आरपी देसाई के द्वारा इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इस प्रकार से मेंशन करें। और अगर आप एक और व्यक्ति का नाम करना चाहें तो सेम डेफिनेशन बता सकते हैं, क्योंकि उसका भाव आखिर यही है। उन्होंने भी ऐसे ही कहा था, इरावती कर्वे हैं, एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह जो एक चूल्हे का खाना खाते हैं और संपत्ति को सम्मिलित मानते हैं। ऐसा कहा था किसने? इरावती कर्वे ने। तो एक ही नाम काफी है, आरपी देसाई आप याद रखिए। क्लियर हुआ? अब संयुक्त परिवार को और ओपन करते हैं। देखिएगा, इधर देख लीजिए, यहाँ पर दिख जाएगा आपको। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि जो आपका ये परिवार है, यानी कि आपका कुटुंब है। ध्यान रखना, कुटुंब का मतलब भी संयुक्त परिवार है। कुटुंब का प्रयोग ध्यान रखना नॉर्थ भारत में यानी कि उत्तर भारत में ज्यादा होता है। उत्तर भारत में कुटुंब नाम से जाना जाता है संयुक्त परिवार। ऐसे ही दक्षिण भारत में भी एक नाम है, था, ऐसे कुछ नाम है, यहाँ पे मुझे नाम एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, और वर्ड का है वो। जैसे ध्यान आएगा मैं बताऊंगा। साउथ में संयुक्त परिवार को किस नाम से जाना जाता है, लिख नहीं रखा होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा जैसे मुझे ध्यान आएगा। किसी को पता है तो बताइए यहाँ पर मेंशन करके। किसी को अगर पता है कि दक्षिण भारत में संयुक्त परिवार को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि एक चट्टानी संरचना का नाम भी है वैसे।
जैसे कि धारवाड़ है, ऐसे ही कुछ नाम ऐसे 4 वर्ण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, इसी से रिलेटेड है, जैसा भी बोला है। ठीक है, चलिए, ये जो कुटुंब है संस्कृत शब्द से निकला है आपका, इससे संस्कृत, जब ये संस्कृत शब्द से निकला है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है आपका, इसका अर्थ हो जाएगा कि एक्सटेंडेड यानी कि विस्तारित परिवार। इसका अर्थ क्या हो जाएगा फिर कुटुंब का, विस्तारित परिवार। तो संयुक्त परिवार ही क्या होता है आपका, विस्तारित परिवार भी। ये कुटुंब एक संस्कृत शब्द का अर्थ है जिसमें संयुक्त परिवार को विस्तारित परिवार के नाम से जाना जाता है। नोट कीजिए, इसको रख करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुटुंब की अवधारणा के बारे में मैं लिख कर करूंगा। तो परिभाषा का काम हो चला है। संरचना आकार की दृष्टि पर हमने इसे 2 वर्गों में डिफाइन भी कर लिया है। तो फैमिली का क्लासिफिकेशन था, आरपी देसाई को हमने अच्छा सम्मान भी दे दिया है कि काम करके गए तो सभी लोग के जीवन से उनका नाम रहता है पढ़ने वालों के लिए। अब हम बात करेंगे कुटुंब की अवधारणा। ठीक है, कुटुंब की अवधारणा कई चीजों में हम देखेंगे। सबसे पहले संरचना के दृष्टि से हम देख लेते हैं कि कुटुंब की जो संरचना होती है या कुटुंब की अवधारणा में जो संरचना की बात की जाती है उसमें क्या बातें होती है, आप लोग भी बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानते भी हैं कि कुटुंब की संरचना में किन चीजों को कवर किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, तो संरचना में देखिएगा, हमने कहा कि 3 या फिर मोर देन 3, 3 से अधिक क्या है, पीढ़ियां हैं, पीढ़ी के सदस्य है इसमें। तो 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य तो हम मानकर चलते हैं, तो दादा दादी हो सकते हैं, दादा दादी के बाद माता पिता या अंकल आंट। ठीक है, भाई बहन, सिबलिंग हो सकते हैं, ठीक है, चचेरे में मेरे भाई बहन। ठीक है, या फिर मेनली आपका तो एक ही परिवार के अंतर्गत है, अंकल आंटी के लड़के, माता पिता के लड़के, आपस में भाई बहन है। तो देखिए 3 पीढ़ी हो गई। तो यह अगर आप व्यवस्थित कर लेते हैं तो यह संरचना बता देता है कुटुंब की अवधारणा में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां, इसका मतलब उसमें दादा दादी, माता पिता, अंकल आंट और भाई बहन। ठीक है, इसके बाद रहने की व्यवस्था की बात करें तो रहने की व्यवस्था में मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है, इसकी अवधारणा में रहने की व्यवस्था की अगर बात करें, रहने की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग। तो रहने की व्यवस्था में क्या है, अंडर सिंगल रूफ, यानी कि एक छत के नीचे, अकोमोडेशन में रहते हैं या फिर एक दूसरे के साथ में टुगेदर रहते हैं। ठीक है, एक छत के नीचे एक साथ निवास, या आप रहने की व्यवस्था के क्रम में कुटुंब की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक सहयोग भी दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, रहने की व्यवस्था को एक छत के नीचे बता दिया, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि एक ही रसोई का खाना खाते हैं, एक रसोई का खाना, संपत्ति का समान अधिकार होता है सभी का। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप में देखा जाए, इस सामाजिक आर्थिक सहयोग में देखा जाए तो कोई भी बीमार हो जाता है तो पता चला कि जैसे कि कोई अंकल में से किसी, जैसे कि 4-5 भाई है, कोई बीमार हो गया तो उसके ब्रदर ही ले जाएंगे, या किसी के बेटे अच्छे बड़े हो गए तो बेटा ही ले जाएगा। तो किसी पर डिपेंड ऐसा रहने की आवश्यकता नहीं है, संयुक्त तो परिवार में कोई भी देखभाल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सामाजिक प्लस आर्थिक सहयोग। कोचिंग में एडमिशन करवाना है, फीस नहीं बन रही मिल रही है, तो फीस नहीं की व्यवस्था नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, फीस की व्यवस्था नहीं हो रही तो अंकल से पैसा ले लेंगे। ठीक है, अंकल के बच्चों को चाहिए तो आपके पिताजी से पैसा ले लेंगे, तो आर्थिक सहयोग हो जाएगा।
सामाजिक सहयोग में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए आपको पैसा चाहिए, यहाँ पर शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, तो इसमें सहयोग हो जाता है। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होता है ज्वाइंट फैमिली में। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा के रूप में इसे देखा जा सकता है। ठीक है, संयुक्त परिवार को किस रूप में? सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तीन अवधारणा की बात की। एक और अवधारणा अगर बात करें तो समर्थन और देखभाल होता है, उसको अलग हेडिंग पर बना दीजिए आप। समर्थन प्लस देखभाल, सपोर्ट और साथ में देखभाल को क्या बोलते हैं, सभी का ध्यान रखिए। ठीक है, संस्कृति परंपराएं होती है क्योंकि कई सारे यहाँ पर त्योहार होते हैं, वेरियस फेस्टिवल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृति एवं परंपरा को बनाए रखा जाता है, जैसे कि अनेक त्योहार हैं, वेरियस फेस्टिवल। ठीक है, अनेक त्योहार है जिसको बनाए रखना है, साथ ही साथ में रिलीजियस रिचुअल से, यानी कि यहाँ पर आप बात करें धार्मिक धार्मिक रीति रिवाज। ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, और एक और हो जाएगा इसमें कि यहाँ पर कई सारे आपके फैमिली इवेंट भी होते हैं, यानी कि परिवार के कुछ कार्यक्रम, जिसमें सभी संयुक्त रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, वेरियस इवेंट्स ऑफ फैमिली। ठीक है, तो ये किसमें आ जाती है? जिससे कि आपका कल्चर और आपका ट्रेडिशनल ये बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी बातें इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। जब यहाँ पर तीन क्रिया एक साथ रहती हैं तो इन बच्चों में संस्कारित गुण भी आते जाएंगे, क्योंकि दादा दादी उनको ज्ञान दिलाते रहते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, जॉइंट फैमिली में तो उससे क्या होता है, एक प्रारंभिक शिक्षा का आधार तैयार होता है, जिसे आप ये बोल सकते हैं कि प्रारंभिक पाठशाला। और एक प्रारंभिक पाठशाला किस रूप में काम करती है? रचनात्मकता, बच्चों में रचनात्मकता की, भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के गुण एक साथ में बच्चों में आ जाते हैं। ठीक है, ये संयुक्त परिवार में कुटुंब की अवधारणा का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, सभी समूह में निर्णय लेते हैं, संवाद होता है। ठीक है, डिबेट वाली चीजें पहले से ही गुण में आ जाती है, जिन में आ जाती है, तो डिबेट इसमें होती है, यानी कि समूह या फिर संवाद निर्णय। अब आपको पता नहीं किसकी ज्वाइंट फैमिली, हमारी ज्वाइंट फैमिली में लगभग 38 मेंबर्स है। ठीक है, हमें पूरा पता है कि बाकी में चीजें होती नहीं होती है। संवाद में निर्णय बड़ा जैसा लगता है कि सभा सभा बैठी हुई है। ठीक है, तो सभा में फिर डिसीजन होता है, मेंबर डिसीजन एक ही लेता है, लेकिन सभी के राय मशवरा करते हैं। ठीक है, कोई भी फैमिली में कोई प्रोग्राम हैंडल करना है, यानी कि प्रोग्राम संचालित करना है, तो प्रोग्राम के बारे में कैसी क्या व्यवस्था होगी उसका भी सामूहिक निर्णय होता है। ठीक है, सिंगल फैमिली में क्या निर्णय करना है, आपस में माता पिता ने चर्चा किया, फाइनल हो जाता है। फाइनल होने में क्या थोड़ा समय भी लग जाता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के मेंबर थे यहाँ पर। अलग विचारधारा मतलब वैचारिक सोच अलग अलग हो सकती है, कभी कभी सभी व्यक्ति तो एक समान तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुटुंब की अवधारणा कभी क्वेश्चन आ जाए आपका इसी रूप में होगा कि कुटुंब को परिभाषित करते हुए इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यही प्रश्न होगा आपका। तो आपको डेफिनेशन में अभी बताइए वो बताना है, आरपी देसाई के संदर्भ में को संदर्भित करते हुए, उसके बाद में इसकी आपको कॉन्सेप्ट के बारे में ये पॉइंट्स नोट करना है। 7 मार्क का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, जल्दी से नोट कीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक निष्कर्ष में नोट करवा रहा हूँ, बोलकर नोट करवाऊंगा, आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये चार्ट अगर बना लिया पूरा, तो एक निष्कर्ष लिखिएगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन आ जाए
एक कुटुंब की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए डायरेक्ट, तब आपको भूमिका में तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, फिर डिस्कशन में कैसे क्या कंक्लूड किया जाए तो बेटर आपका आंसर बन जाता है, तो वो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। कुटुंब की अवधारणा से समाज में, कुटुंब की अवधारणा से समाज में सहयोग समर्थन, कुटुंब की अवधारणा से समाज में सहयोग समर्थन एवं स्थिरता आती है, यानी कि कॉपरेशन सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी comes in society with the help of concept of joint family। ठीक है, तो ज्वाइंट फैमिली की अवधारणा से समाज में सहयोग समर्थन और स्थिरता आती है। आगे लिखिए, सदस्यों में नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। एथिकल एंड कल्चरल वैल्यूज डेवलप इन ऑल मेंबर्स, सदस्यों में एथिकल और कल्चरल वैल्यूज यानी कि सांस्कृतिक मूल्य का विकास होता है, और साथ ही आध्यात्मिक एवं भौतिकवाद का समन्वय होता है। आध्यात्मिक वाद एवं भौतिकवाद का समन्वय होता है। अब अध्यात्म आपको क्या बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, वो लिख लीजिए। भौतिकवाद को क्या लिखते हैं वो लिख लीजिए। समन्वय होता है। मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट डिस्कस होता है संयुक्त परिवार। आगे बढ़े, आप हेडिंग डालिएगा संयुक्त परिवार की विशेषताएं। बहुत आसान है, आप लोग को सारी चीज यही बता रहा हूँ, वही चीज अब यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए। यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो रही है सभी को? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? मैसेज कर दीजिए, सभी लोगों को करना है, ठीक है? नहीं आया समझ में तो फिर पता तो चलेगा। ठीक है, विशेषता में आ जाते हैं। अब आप लोग ही बता सकते हैं विशेषता, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए लगभग सभी को क्लियर है। विशेषता में बताइए, जो परिभाषा आपके पास में, परिभाषा में 3-4 बिंदु थे, उसी को विशेषता मेंशन कर। आप सोच रहे सर क्या चल रहा है, ये सब चीजें तो रिपीट हो रही है, ओवरलैप हो रही है, क्यों नहीं होगी? लाभ पढ़ेंगे तब फिर हो सकता है फिर से आ जाए, तो जल्दी से यहाँ पर विशेषता में लिखिएगा। सबसे पहला बिंदु लिखना है आपको, वही डेफिनेशन से निकाल कर लाना है, 3 या मोर देन 3, थ्री जनरेशन यानी कि 3 पीढ़ियां, 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ के नीचे रहते हैं, वो मत मेंशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा के आधार पर इसे विस्तृत परिवार कहा जाता है। संस्कृत कुटुंब था ना आपका, संस्कृत भाषा यानी कि कुटुंब, कुटुंब के आधार पर इसे विस्तारित परिवार के वर्ग में रखा जाता है। ये पॉइंट नोट कीजिए, मोर देन 3 जनरेशन मेंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सामान्य निवास स्थान, सामान्य रसोई, सामान्य संपत्ति, सामान्य धार्मिक आस्था, यानी कि सब चीजें सामान्य। सामान्य क्या क्या चीजें, यहाँ पर एक बार लिखा हूं मैं, सामान्य देखिएगा, सामान्य क्या क्या चीजें, सामान्य निवास, सामान्य रसोई,
सामान्य संपत्ति, सामान्य धार्मिक आचरण, से युक्त होता है। होती है सहयोग की भावना होती है, उत्तरदायित्व की भावना होती है, दो प्रकार की भावनाएं भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 नंबर का पॉइंट है, भावनाएं कैसी, उत्तरदायित्व युक्त और भावनात्मक। ठीक है, यहाँ लिखेगा भावनात्मक सहयोग प्लस उत्तरदायित्व सहयोग। पांचवा बिंदु लिखेगा श्रम विभाजन पाया जाता है, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन कैसे, कोई बताएंगे मुझे? तो सोच पा रहे हैं इस पे बिंदु पर श्रम विभाजन कैसे? हम तो देखते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली में मेरे पापा और ये क्या है, 5 भाई है। ठीक है, 5 भाई है, जिसमें से अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए, बताइए किस क्षेत्र से भी हो गए, काम बढ़ जाता है। पर काम किस आधार पर बढ़ता है, योग्यता के आधार पर बढ़ता है। जिसको जो योग्यता है उसी को वो काम अलर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कि कृषि का कार्य ये देखेंगे, किसी का अच्छा माइंड चलता है तो उसको बोल देंगे कि पूरे परिवार का मेंटेनेंस या मैनेजमेंट बनाना है, आज सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करना है, किसको कौन सा कार्य आवंटित करना है, ये भी उस मैनेजमेंट का उसे कार्य सौंप दिया जाता है। कभी झगड़ा ना हो जाए तो इस विवाद को भी निपटाना है, तो कौन इसका उत्तरदायित्व लेगा। ठीक है, खाना कौन बनाएगा, आटा खत्म हो जाएगा तो लेकर कौन आएगा। ठीक है, इस प्रकार से खेती का काम, या फिर कहीं से खाद लेकर आना है, यूरिया लेकर आना है, तो कृषि कार्य कोई कर रहे, लेकर कोई और आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर श्रम विभाजन का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। इसके नेगेटिव पॉइंट में हम एक बात करेंगे कि यह महिलाओं में दिखाई दे। कैसे? बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, जैसे कि अगर हम 2 भाई हैं, हमारे यहाँ नहीं होता पर बता रहा हूं, कहीं पर हो जाता है। ठीक है, संयुक्त परिवार में ये आम चीजें हो जाती है। जैसे मैं हूं और मेरे ब्रदर, बड़े भाई, दोनों की वाइफ, जैसे कि बड़े भाई की वाइफ पहले आ गई, फिर मेरी वाइफ आई, तो पहली वाइफ क्या करेगी, ज्यादा काम किसको दे देगी, बाद में आने वाली को। पहले वाली थोड़ी आलसी प्रवृत्ति की हो जाएगी। ऐसी चीजें होती हैं। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने ऊपर, तो ऐसा नहीं कि हमारे साथ ऐसा होता है, पर एग्जाम्पल कि अधिकतर संयुक्त परिवार में ये चीजें देखने को मिलती हैं कि कार्यभार नई दुल्हन जो आती है उस पर बढ़ जाता है। पुरानी बोलती है हम तो कई समय से करते हुए चले आ रहे हैं, अब इसकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर श्रम विभाजन इतना अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा। महिलाओं में श्रम विभाजन में थोड़ा अभाव होता है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट में हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए 5वें बिंदु के तौर पर। फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका सोशल, सामाजिक सुरक्षा होती है। और एक भारत में चल रहा है ना सबका साथ सबका विकास, ये संयुक्त परिवार की अवधारणा ही है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम, सबसे अच्छा पॉइंट हो सकता है वो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। और 7वां बिंदु सामाजिक सुरक्षा। 8वां बिंदु आप लिख सकते हैं सेल्फ अलायंस, ठीक है, रिलायंस। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर आत्मनिर्भरता। जल्दी नोट कीजिए इसे, फिर आपको क्लास का समय काफी कम बचा है, लाभ और हानि तो हो ही नहीं पाएगा। कल की क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे, हो भी जाए ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ज्वाइंट फैमिली चर्चा करते, थोड़ा आप भी विचार करिए कि संयुक्त परिवार पर्यावरण के प्रति हितैषी होता है। बताइए कैसे, कोई मुझे इसका आंसर बताया जाएंगे, मानेंगे कि क्या बात है, माइंड तो खतरनाक चलता है। मैंने कहा कि संयुक्त परिवार को पर्यावरण हितैषी माना जाता है। अगर ये शब्द समझ में नहीं आ रहा तो पर्यावरण फ्रेंडली माना जाता है संयुक्त परिवार को। कैसे, कोई डिफाइन करेगा मुझे क्लास में कि संयुक्त परिवार को पर्यावरण हितैषी माना जाता है? तो ये आप 8 9वें नंबर की विशेषता हो जाएगी कि पर्यावरण हितैषी। जल्दी से बताइए।
किसी का आंसर आया है? पर्यावरण हितैषी, जल्दी से बताना है। ये देखता हूं मैं। कोई नहीं बताएंगे क्या? जल्दी से बताइए। पर्यावरण हितैषी होता है आपके जॉइंट फैमिली कैसे। बाकी अगली विशेषता लिखता हूं, आप लोग बताइए, आप लोग को पढ़िए फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम का भाव होता है, आर्थिक बोझ कम होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख लीजिए। वसुदेव कुटुंबकम का भाव, आर्थिक बोझ कम होता है, आर्थिक बोझ कम। आपने देखा है कि संयुक्त परिवार में कोई मेंबर है, पता चला किसी ने आज काम ही नहीं किया है, तो क्या उसको खाना नहीं मिलता है क्या? उसको खाना दिया जाता है। कोई काम भी नहीं करेंगे तो उसको भी काम मिलेगा। ठीक है, चलिए आया है आंसर, वेट कर लेता हूँ। पर्यावरण से सुरक्षा कैसे मिलती है ये तो पूछ रहा हूं मैं। पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करते हुए पर्यावरण हितैषी उसी को बोला है, कैसे ये बताना है। जैसे कि इन्वायरमेंट में सारे प्लांट एक साथ रहकर एक फॉरेस्ट बनाते हैं, क्या बात है। तो क्या होता है फिर आगे, वैसे सभी लोग मिलकर एक परिवार बनाते हैं जनसंख्या वृद्धि के लिए। अरे पर जनसंख्या वृद्धि कैसे करेंगे पर्यावरण में? पर्यावरण में तेजी जनसंख्या वृद्धि भी कैसे आ जाएगी? जनसंख्या वृद्धि करेंगे या रोकेंगे क्या? अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है। ठीक है, अभी तक आंसर नहीं आया। और कोई प्रयास करेंगे तो बताइएगा। पर्यावरण सुरक्षा करने में मेरी बात को दूसरी तरह से प्रेजेंट कर दिया अजय जी ने। चलिए मैं बता देता हूँ। ये बताइए, जैसे कि मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ। मेरे पापा और कितने हैं? 5 भाई हैं। जिनके लड़के हैं तो कईयों की शादी हो गई, कई बाकी है अभी जिनकी शादी हो गई, किसी के बच्चे भी हैं। ठीक है, हमारे जो बड़े भाई हैं उनके बच्चे भी हैं। हो सकता है कि 5 भाई हो गए, और ये मान लीजिए 3 ब्रदर और जोड़ लेते हैं जिनके बच्चे हैं। ठीक है, तो 5 और, मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ी देर रुक जाइएगा। ठीक है, माइंड से डिफरेंट नहीं नहीं रुकिए। ठीक है, 5 हो गए, 3 8 हो गए। 8 लोगों को मार्केट में जाना है और सब्जी खरीद कर लाना है, और कुछ भी लेकर नहीं गए। तो कितनी, बस बैंगन लेके आना है तो कितनी, 8 पन्नियां लेकर आएंगे वो। सब्जी लेने जाएंगे तो 8 पन्नी लेकर आएंगे घर पे, और वो क्या करेंगे, सब्जी बनाएंगे, पन्नी को बाहर फेंक देंगे। और अगर ये सभी एक साथ होते तो मार्केट में जाते और एक झोला लेकर जाते, और झोला लेकर जाते तो अच्छे से सब्जी लेकर आते, जिससे कि पन्नी का वेस्ट भी नहीं होता, तो पन्नी का दुरुपयोग ही नहीं होता, पन्नी लेकर ही नहीं आते। बताइए पर्यावरण हितैषी हुआ या नहीं? इस संदर्भ में बोला जाता है कि संयुक्त परिवार पर्यावरण हितैषी होता है। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इसे आप यहाँ पर कोट कर सकते, कोई गलत नहीं। समर्थन करते या नहीं करते, गलत तो नहीं बता दिया, बताइएगा। ठीक है, बाकी आर्थिक बोझ कम होता है कैसे, कुछ लोग काम भी नहीं करते तो फिर भी उनको खाना मिल जाता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो 11 प्रमुख विशेषता हो गई है। एक विशेषता को बता देंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस बात को मैं कई बार बताना चाह रहा था आप लोगों को, क्योंकि एक बार बहुत चर्चा होती थी, एकता में अनेकता मैंने कहा था, तो किसी ने कहा था यूनिटी इन वननेस, मुझे नहीं पता किसने कहा था फिर। तो यूनिटी वननेस नहीं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता थी। तो ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। 12 पॉइंट मेरे हिसाब से काफी हो जाते हैं। अगर ये 10 नंबर में भी क्वेश्चन जाता है आपका, संयुक्त परिवार क्या है इसको परिभाषित करते हुए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषता लिखिए, तो कई सारी विशेषता आराम से इसमें एलोबरेट करके इसमें 2 पेज को कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। संस्कार किसमें प्रधानता होती है, ये चीज भी है। बाकी हम परिवार के लाभ की चर्चा कल की क्लास में करेंगे। समय कितना बचा है? 3 मिनट का समय बचेगा, लगभग 3:30 बजे। मैं ऑरली आपको चीजें बता देता हूँ, ठीक है, कल की क्लास में आप अच्छे से उसको सुन पाएंगे फिर। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है संयुक्त परिवार के लाभ क्या है, लाभ और हानि और पढ़नी, ये टॉपिक कवर हो। ठीक है, तो संयुक्त परिवार के लाभ क्या है, इसको कैटेगराइज कर देते हैं हम लोग। कैटेगराइज करते हैं 3 चरणों में। एक हो जाएगा आपका सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, और एक हो जाएगा आपका राष्ट्रीय लाभ। राष्ट्रीय लाभ किस संदर्भ में देखते हैं, आप लोग भी विचार कीजिए। मुझे राष्ट्रीय लाभ के बारे में बताइए कि राष्ट्रीय लाभ कैसे होता है संयुक्त परिवार से।
बाकी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं कहां से कि आपका आर्थिक लाभ या फिर सामाजिक लाभ। आर्थिक लाभ की अगर बात करते हैं तो धन का उचित उपयोग होता है, धन का अपव्यय नहीं होता है। ठीक है, और बोलेंगे आप कि कार्यों की उत्तरदायित्व, कार्यों का आवंटन हो जाता है, श्रम का विभाजन हो जाता है, तो सभी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का अवसर दिया जाता है। तो ये आर्थिक लाभ के संदर्भ में आप मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सामाजिक लाभ में देखें तो बच्चा जब जन्म लेता है किसी संयुक्त परिवार में तो उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, बजाय कि सिंगल फैमिली यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता है, पता चला उसके भाई नहीं है, पहले नंबर उसी का लगा है, उसको बाहर भी जाने नहीं दे रहे हैं, किसी के साथ खेलने भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में सामाजिकरण, सोशलाइजेशन जल्दी होगा। तो पहला सामाजिक लाभ ये हो सकता है, जल्दी से उसकी सामाजिक पाठशाला के रूप में, प्रारंभिक पाठशाला उसका संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखें तो संस्कृति की निरंतरता होती है, सामाजिक अनुशासन होता है और सामाजिक नियंत्रण होता है, और साथ ही साथ में सामाजिक सुरक्षा भी होती है। पॉइंट हो सकते हैं ना ये। राष्ट्रीय लाभ के बारे में आपने अभी बताया नहीं, इसने बताया तो मैं एक बातचीत कर लेता हूँ। नहीं बताया, सुन लीजिए। फिर से मैं अपनी फैमिली का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं और एक हमारे ब्रदर, ठीक है, दो भाई हैं। संयुक्त परिवार में हमारे और भी कजिन ब्रदर हैं, कजिन सिस्टर हैं, कई सारे हम सिबलिंग्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम रियल ब्रदर है, एक और मेरा भाई भाई है बड़ा, तो हम रियल दो हैं। तो दो में क्या हुआ कि ठीक है, पिताजी को लगा कि एक को करते हैं कि आर्मी में भेज देते, नेवी में भेज देते, एयरफोर्स में भेज देते, एक को यहीं पर रख लेते हैं। तो हमारे भैया को एयरफोर्स में भेज दिया, एयरफोर्स में भेज ही दिया, मेहनत करके गए हैं। ठीक है, तो एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं, क्यों? राष्ट्रीय सेवा में क्यों भेजा? क्योंकि हम दो लोग हैं, एक यहाँ का कार्यभार संभाल लेंगे और एक वहां राष्ट्रीय सेवा में भागीदारी निभा देंगे। तो संयुक्त परिवार में राष्ट्रीय सेवा का लाभ होता है। ठीक है, बिना परिवार की तरफ ध्यान दिए राष्ट्रीय सेवा में तत्परता से काम करते हैं, यह मानकर कि हमारा एक और भाई है जो वहां पर घर में माता पिता की सेवा कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे। होता है नहीं होता ऐसा? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय लाभ मैंने बता दिया, आर्थिक लाभ मैंने बता दिया, और सामाजिक लाभ, इसकी चर्चा हम रिटर्न फॉर्मेट में कल की क्लास में करेंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं, इसके 10 मिनट के अंतराल के बाद हम नए सब्जेक्ट क्लास लेंगे, जो कि आपका कौन सा होगा? इकोनॉमी का। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ अच्छा सा कमेंट किया, हटा मैं देता हूँ। आपने सोचा ही नहीं था, आप सोचिए थोड़ा, क्लास में सोचेंगे, बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय सेवा का भी लाभ मिलता है, तो संयुक्त परिवार का समझ जाइए क्यों जा रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली की ओर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। हमें हो चला है क्योंकि क्लास बंद हो गई।